तो आज का सबसे पहला सवाल यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन से मैंने रखा है, ठीक है, जो हाल ही में शाहपुर जी का एक पूल कैंपसिंग हुआ था उसमें रखा गया था। देख लीजिए क्या है ये, कन्वर्ट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर टू केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों के द्वारा ही भेजा गया, सब मेरे पास ये क्वेश्चन के स्टॉक रहते हैं, मैं खुद से नहीं लाता हूँ, उन लोग के द्वारा ही भेजा हुआ रहता है। मैं देख लेता हूँ कि जहाँ पे पूल कैंपसिंग चल रही है पता चलता है वहां से, तो वहां से मैं कांटेक्ट करता हूँ बच्चों से, वो सब क्वेश्चन कुछ कुछ मिल जाते हैं जो उन्हें याद रहता है। तो उन्हीं में से क्वेश्चन था यहाँ पे, कन्वर्ट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर टू केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे भी कहीं पे ये इंटरव्यू का सवाल पूछा जाता है तो आपको याद रखना है ये फैक्टर। अगर आप न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 10.197 से। समझ में आ गया। और अगर आपसे पूछता है कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से न्यूटन, इसमें कैसे जाएंगे, इसमें तो सेम यही फैक्टर आपका हेल्प करेगा वहां पे 10.197, लेकिन उस वक्त आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। हम लोग पास बहुत सारा रहता है, जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह निकालते हैं तो उसमें लोग कन्वर्ट करना पड़ता है एरिया वगैरह वो सब, ठीक है, जो फोर्स वगैरह है वो सबको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उस समय ये काम आता है। वहां बोलता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आप निकाल लो, क्योंकि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो मशीन का जो कांटा रहता है ना, इसी देश में हो सकता है आपको इस यूनिट में मिल जाए, किसी में आपको इस यूनिट में मिल जाए, अलग अलग में मिल जाता है, कई मेगा पास्कल बहुत कुछ रहता है पीएसआई में, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए आपको ये फैक्टर याद रखना है 10.197 का। हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट सवाल है हम लोग का यहाँ पर, फॉर 45 डिग्री क्रैंक्ड और बेंट अप बार द इंक्लाइंड लेंथ ऑफ क्रैंक इज इक्वल टू। क्वेश्चन पढ़ने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा ना तो उस वक्त दिमाग काम करना थोड़ा बंद कर देता है। जैसे ही बेंट अप बार क्रैंक बार आता है तो हमारे मन में घूमने लगता है क्या, 0.42D, 0.42D यही घूमने लगता है ना। अगर ये जवाब आप दे देते हो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए ना सही से पढ़ना चाहिए पूरा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला है, पहले चलिए यहाँ पे बना देता हूँ पहले क्रैंक बार या बेंट अप बार, यही है ना, ये है मेरा, ये वाला पार्ट है क्रैंक, ठीक है, इसको ही क्रैंक बोला जाता है, और पूरे बार को हम लोग बोलते हैं क्रैंक बार या बेंट अप बार, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या है, फॉर 45 डिग्री क्रैंक्ड, ये जो क्रैंक किया गया है ये 45 डिग्री पे किया गया है, मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं ऐसे, और ये एंगल जो है ये मेरा 45 डिग्री है। इतना तो क्लियर हो गया ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। द इंक्लाइंड लेंथ ऑफ क्रैंक इज इक्वल टू, इसमें क्या बोला है ना कि ये वाला जो इंक्लाइंड है ये पूरा लेंथ मांगा है, ये पूरा लेंथ कितना होने वाला है ये मांगा है आपसे। ये नहीं मांगा है कि हम लोग जब कटिंग लेंथ निकालते हैं क्रैंक का तब हम लोग क्या करते हैं 0.42D क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। वो क्या है, जब हम लोग लेंथ पूरा निकाल रहे होते हैं, जो पूरा लेंथ निकाल रहे होते हैं, तो इस लाइन में अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो हम लोग इतना एक्स्ट्रा लेंथ लिए ना, तो ये जो लेंथ आपका होने वाला है ना, ये लेंथ ऑलरेडी हम लोग जब स्ट्रेट बार ले रहे थे तो इतना सा ले लिए थे, कुछ पार्ट बच गया था, मान लीजिए जो कुछ पार्ट बच गया था ना वो इतना था। लेकिन इस सवाल में आपसे पूछा है ये कुछ पार्ट जो बच गया है वो नहीं, ये जो इंक्लाइंड में आपका टोटल है ना, ये टोटल का लेंथ कितना है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर ऑलवेज आप लोग दीजिएगा 1.42D, ठीक है, 1.42D। अब बहुत जन को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये डी क्या बोल रहे हैं, डाया ऑफ बार। अभी मैंने संडे सेशन लिया था उसमें किसी ने बोला था कि डी डाया ऑफ बार है, लेकिन नहीं, डी डाया ऑफ बार यहाँ पे नहीं है, डी है आपका यहाँ पर, मान लीजिए मैं एक सेक्शन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये स्लैब है, ये स्लैब है, मान लीजिए ये इधर बीम आ गया, क्रैंक बार आपका ऐसे जाके ऐसे ऐसे और ऐसे चला गया, ठीक है, ये भी आपका सेक्शन बना देता हूँ बीम में, ये बीम में ऐसे घुस गया। अब क्या होता है ना कि आपका ये लेंथ है, मैं रुक जाइए दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ये जो डी आप देख रहे हो ये डी, ये आपका है, ये क्रैंक बार का टॉप वाला से लेके ये क्रैंक का जो नीचे वाला लेंथ है ना, ये वाला पार्ट है आपका, ये है आपका डी, ठीक है। तो ये डी कैसे निकलता है, ये डी आपका निकलता है, आपको स्लैब थिकनेस आपको पता होना होगा, स्लैब थिकनेस से आपको माइनस करना होगा 2 कवर, एक ऊपर से एक कवर माइनस करना होगा, एक नीचे से एक कवर माइनस करना होगा, तो 2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है। स्लैब थिकनेस माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कर दोगे तो ये डी निकल जाएगा, वही डी यहाँ पे बैठा देना है। मान लीजिए कि स्लैब थिकनेस मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है, स्लैब थिकनेस यहाँ पे मैं 150 पकड़ लेता हूँ, 150 mm, तो 2 इंटू क्लियर कवर कर दो, स्लैब में मैं क्लियर कवर यहाँ पकड़ता हूँ 25 mm, जैसे मैं लिख देता हूँ नहीं तो फिर बोलोगे, क्लियर कवर यहाँ पे 25 mm पकड़ा मैं, और स्लैब
का जो थिकनेस है वो मैं पकड़ ले रहा हूँ 150 mm, ठीक है, ये 150 mm, तो 150 माइनस 2 इंटू 25, ठीक है, तो ये निकल गया आपका 100 mm, तो डी आपका आ गया 100 mm। इसको डाल दो यहाँ पे 1.42 इंटू 100 कर दोगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो ये टोटल कितना निकला 142 mm, यानी कि एक इंक्लाइंड लेंथ का ये टोटल कितना आएगा, ये 142 mm का आएगा। समझ में आ गया, 142 mm का आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप लोग ले भी सकते हो, ले लीजिए। चलिए, तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे जो उसमें पूछा गया था वो था कि कंक्रीट ग्रेड अगर M5 है तो उसका रेशियो बताइए सीमेंट सैंड एग्रीगेट का। बहुत आसान लग रहा है ना, लेकिन जब अचानक से पूछा जाता है ना तब थोड़ा सा दिमाग की बत्ती थोड़ी ढिल जाती है, उधर उधर हिली जाती है, क्योंकि M7.5 ग्रेड भी होता है कंक्रीट का, पता है आपको, उसका भी रेशियो होता है। तो वहां पे जो पूछा गया था वो M5 था। M5 होता है, M7.5 होता है, 10, 15, 20, 35, इस बार 5 के में बढ़ता जाता है। तो M5 का वहां पे पूछा गया था। तो आपसे भी अगर कोई पूछे तो आपको जवाब देना है M5 का 1:5:10 का, ठीक है, जिसमें 1 है आपका सीमेंट, ये सीमेंट का पार्ट हो गया, ये 5 है आपका सैंड का पार्ट, और ये है आपका एग्रीगेट का पार्ट, ठीक है। एग्रीगेट में आपका 20 mm और 10 mm जो है ना वो दोनों है। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे कॉलम के लैप जोन को लेके, किस जोन में लैप जोन आता है, ठीक है, कितने जोन में डिवाइड है कॉलम का लैप जोन, और किस जोन में लैप जो है वो आपका आना चाहिए। तो ये सवाल आपसे कोई पूछे ना तो आप लोग जल्दी से इसको क्या कीजिएगा, स्केच बनाकर दिखा दीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा कॉलम है, ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऊपर वाला फ्लोर, ये नीचे वाला फ्लोर, ये हो गया नीचे वाला स्लैब, ये नीचे वाला स्लैब है, ये लाइन में टान देता हूँ, ठीक है, ये स्लैब है, मतलब फ्लोर वाला स्लैब जिसमें मैं खड़ा हूँ, और ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये ऊपर वाला है। तो ये आपका रूफ है, ठीक है, लेकिन ये रूफ का बॉटम नहीं, ये बीम है, बीम का बॉटम है, ठीक है। यही बहुत बार गड़बड़ करते हैं हम लोग, जब कैलकुलेट करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो माप है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, रूफ का सीलिंग समझ लेते हैं। नहीं, ये आपका क्या है, ये बीम बॉटम है। जहां भी आपका बीम बॉटम आ रहा होगा वहां से ये हाइट है ये वाला। तो ऑलवेज याद रखिएगा, बीम टॉप से लेके बीम बॉटम, मतलब ये बीम का टॉप, ठीक है। इस लेवल में क्या होता है कि स्लैब और बीम तो एक ही लेवल में रहता है, एक ही लेवल में ना, इसलिए बोला जाता है कि बीम के टॉप से बीम का बॉटम तक, बीम के टॉप से बीम के बॉटम तक का जो लेंथ है इसमें हम लोग को लैप डिवाइड करना होता है। तो ये बीम क्या है, ये बीम का बॉटम है, बीम का बॉटम है, ठीक है, बीम बॉटम। और ये हो गया आपका बीम टॉप या स्लैब। यहाँ पे तो एक ही लेवल है इसलिए मैं देख रहा हूँ, इसको लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसको आपको क्या करना है, ऐसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये आपका होता है जोन ए, ये होता है आपका जोन ए, ये होता है आपका जोन बी, ठीक है, ये जोन बी, ये मेरा टेंशन जोन। और क्या बोला जाता है, ये जो ए जोन है ना, इसी में आपको लैप नहीं डालना है। आपको जो भी अपना लैप डालना होगा, जो भी सरिया का लैप जो डालना होगा, जो भी सरिया का लैप डालना है आपको, मान लीजिए ये बार है, नीचे से एक बार ऐसे आया, जो भी लैप आप डालोगे वो आप इस जोन में डालोगे, ठीक है। जो भी आप लैप डालोगे आप इस जोन में डालोगे, ये बी वाले जोन में। तो अब तो ये जानना है ना कि ये बी जोन कहाँ से चालू होता है, यहाँ से हम लोग को तो एक लेंथ चाहिए ना। तो ऑलवेज याद रखिएगा, ये होता है आपका L/4, मतलब ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका L/4। सेम बीम बॉटम से लीजिएगा, बीम बॉटम से ये वाला L/4, ठीक है। और जो बीच में बचा उसमें आपको लैप प्रोवाइड करना है। तब बहुत जन को ये भी कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है कि L/4 कितना होगा। मान लीजिए यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट अगर आपका दिया हुआ है मान लीजिए 3 मीटर का, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 3000 मिलीमीटर, 3 मीटर को मैंने लिख दिया इसमें। और बीम डेप्थ है यहाँ पे, बीम डेप्थ है यहाँ पे 450 mm, ठीक है, 450, 600 जो भी रहेगा वो आपके ऊपर है, जो भी आपका रहे वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लेंथ निकालना है, ये एल निकालना है। एल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है ये वाला, तो ये एल कैसे निकलेगा, ये एल पहले निकाल लेना। ये 3 जो है ना, इसमें आपको लेस कर देना होगा ये 450, ये 450 आप लेस कर दीजिएगा पहले। तो ये आ जाएगा आपका 2550, ठीक है, इतना मिलीमीटर, ठीक है।
देखिए हम लोग पहले क्या थे, फ्लोर टू फ्लोर माप जो 3 मीटर है, मतलब क्या है, ये फ्लोर से लेके ऊपर का फ्लोर था, एक फ्लोर का पूरा 3 मीटर। अब उसमें से ये बीम को लेस कर दिए, अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ गए। समझ में आ गया ना? तो वही हम लोग किए हैं, इतना इतना माइनस कर दिए, 2550 mm आ गया। अब ये मेरा हो गया L, ये मेरा हो गया L। अब इसका L/4 कीजिए। इसका मतलब क्या है, L/4 का मतलब क्या है, L मेरा कितना निकला है 2550, ठीक है, इतना डिवाइडेड बाई 4। ये करके देख लो, जो आएगा कितना आएगा देख लेते हैं इसको। 2550 डिवाइडेड बाई 4, ये आया आपका 637.5 अप्रॉक्स में पकड़े तो 638, ठीक है, 638 640 mm जो भी आप कर लो। तो स्लैब के ऊपर जिस पे आप खड़े हो फ्लोर वाले पे, यहां से आपको ये मापना है कितना, 638 640 माप लो, उतना लेंथ तक 638, इतना के अंदर में आपको कोई भी लैप नहीं आएगा, समझ में आ गया। और सेम ऊपर में भी बीम बॉटम से ये वाला 638 इसमें आपका कोई भी लैप नहीं आएगा, समझ में आ गया। बाकी जो बचा उसमें आप लैप को रखिए। तो यही होता है ये जोन बी, ठीक है। L/4 छोड़ के जो बी बचा उसमें हम लोग को लैप डालना है, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना के आप लोग के लिए ला दूंगा, जिसमें मैं हर एक पॉइंट को लेकर कवर करूंगा कि लैप जोन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, स्टील बार को कैसे प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोग को वीडियो बना के उस पर दिखा दूंगा, ताकि फिर जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। चलिए इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हाफ ब्रिक वॉल। अगर हाफ ब्रिक वॉल है तो हम लोग उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो कितना रखेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो हाफ ब्रिक वॉल है ये कितने तक होती है। तो ये जो हाफ ब्रिक वॉल है ये आपका 5 इंची तक माना जाता है। अगर दीवार की जो थिकनेस है वो 5 इंची तक है तो उसको हम लोग हाफ ब्रिक वॉल बोलेंगे। और उस हाफ ब्रिक वॉल वाली कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, देखिए अगर मैं हाफ ब्रिक वॉल लिखूं, हाफ ब्रिक वॉल, ठीक है, उसके बाद इधर आ गया फुल ब्रिक वॉल, फुल ब्रिक वॉल, उसके बाद भी और आएगा, इसके कंडीशन में आ जाता है 1.5 ब्रिक वॉल, 1.5 ब्रिक वॉल, डबल ब्रिक वॉल, इस तरीके से अलग अलग आता है, ठीक है। फुल ब्रिक वॉल के अंदर में वो सब आ जाता है। तो हम लोग से यहाँ पूछा गया है कि हाफ ब्रिक वॉल के अंदर में कितना आता है। तो अगर आपका 5 इंची तक ब्रिक वॉल है तो उसको हम लोग हाफ ब्रिक वॉल के अंदर में पकड़ेंगे। 4 इंची तो आएगा ही, 3 इंची तो आएगा ही, लेकिन 5 इंची तक हम लोग हाफ ब्रिक वॉल में इसको पकड़ते हैं। और ऐसे कंडीशन में आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा वो मीटर स्क्वायर रहता है, ठीक है। ये नहीं कि ब्रिक वॉल देख लिए तो हम लोग क्यूबिक मीटर कर दिए, एम क्यूब कर दिए, नहीं। फुल ब्रिक वॉल केस में तो हमेशा ही एम क्यूब होगा, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हाफ ब्रिक वॉल के केस में हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे समझ में आया है। चलिए जाते जाते एक सवाल आप लोग से मैं पूछ के जाता हूँ, एकदम बच्चों वाला सवाल है, कोई भी बता देगा। चलिए मॉड्यूलर साइज, जो मॉड्यूलर ब्रिक वर्क होता है ना, मॉड्यूलर ब्रिक जो होती है उसका साइज आप लोग बता दीजिए कि उसका लेंथ कितना होता है, ब्रेथ कितना होता है, और विड्थ हो गया या थिकनेस हो गया, जो भी आप बोलो वो कितना होता है, ठीक है। चलिए मॉड्यूलर ब्रिक का ये बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए।